हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट नवादा में स्वागत है। आज मैं आप सबों के लिए मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का यह तीसरा वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले इस चैनल पर इस सब्सिडी पेपर का दो वीडियो अपलोड किए गए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या अलग से प्लेलिस्ट बना है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट था कि जो आपका जो दूसरा सब्सिडी पेपर है इंडियन इकोनॉमी एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उस पर वीडियो बनाइए। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो सबसे पहले तो आपका एग्ज़ाम हिंदी और मैथिली का है 1 दिसंबर को, तो उसको ध्यान में रखते हुए, उस डेट को ध्यान में रखते हुए मैं पहले हिंदी और मैथिली कंप्लीट कर लिया। वैसे हिंदी का एक वीडियो और अपलोड होगा, 3 वीडियो अभी तक अपलोड किए गए हैं, एक वीडियो और अपलोड होगा। मैथिली सफिशिएंट अपलोड हो चुका है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए एग्ज़ाम से पूर्व यानी कि 30 नवंबर को रात में एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिसमें इम्पोर्टेंट जो भी कुछ छूट गया होगा उसको उसमें हम शामिल कर लेंगे। हिंदी का एक अपलोड होगा और मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम का ये तीसरा वीडियो है। इसके बाद भी एक वीडियो और आएगा और उसके बाद में आप लोगों के लिए इंडियन इकोनॉमी का भी वीडियो अपलोड करूंगा। तो आप धैर्य बना के रखें, जो वीडियो अपलोड हो रहा है उसको आप देखिए और आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होगा। आप अगर सभी के सभी वीडियो देखकर एग्ज़ाम में जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होगा, यह मैं दावे के साथ कर सकता हूं। और आप भी एग्ज़ाम देकर आइएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर की मैं लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। आप वहाँ कमेंट में आके बताइएगा जो आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, आप वीडियो देखकर गए थे और वीडियो देखने के बाद आपका रिजल्ट कैसा रहा, आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, और उसके लिए मैं ज़रूर आपका वेट करूंगा, आपके रिप्लाई का। और अभी आप विश्वास करके आप सभी वीडियो को देखें, 1 बार 2 बार 3 बार, एग्ज़ाम जब तक हो तब तक आप देखते रहिए और एग्ज़ाम अच्छा से दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगला जो आपका एग्ज़ाम होगा वो होगा बिकम थर्ड पार्ट का। तो थर्ड पार्ट का जो चैप्टर वाइज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसे भी इस चैनल से अपलोड किया जाएगा, और होगा तो मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास जो मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं उसमें आप लोगों को भी कनेक्ट कर लूं, ऐसा मेरा अभी प्लान चल रहा है। तो आप हमारे साथ अच्छा प्रिपरेशन करने के लिए बने रह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि उन्हें भी मदद मिल जाए। तो अभी आज मैं आप लोगों का जो रिक्वेस्ट था उस रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए भी मैं आप लोगों के लिए मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का वीडियो बना रहा हूं। जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक आप प्रत्येक रात 8 बजे आप चैनल को विजिट कीजिए। चैनल पर आपको एक वीडियो नेट 8 बजे रात को मिलेगा और आप उसको देखिए। चलिए तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से मुद्रा का मुख्य कार्य कौन है? तो मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? हम सभी जानते हैं कि मुद्रा का काम है कोई भी वस्तु खरीदने में और कोई भी वस्तु को बेचने में मुद्रा का कार्य होता है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा विनिमय का माध्यम। विनिमय का अर्थ होता है खरीद बिक्री। तो मुद्रा का जो मुख्य कार्य है वो है विनिमय का माध्यम। पहले तो वस्तु विनिमय प्रणाली थी जिसमें लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, बाद में मुद्रा विनिमय प्रणाली आ गया। अब लोगों को बहुत मदद मिलता है। चलिए देखते हैं अब दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुद्रा का गौण कार्य कौन है? निम्नलिखित में से मुद्रा का गौण कार्य कौन है? तो मुद्रा का गौण कार्य होगा वो विलंबित भुगतान का मान। मुद्रा का गौण कार्य है विलंबित भुगतान का मान। तीसरा जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से मुद्रा का आकस्मिक कार्य कौन है? मुद्रा का आकस्मिक कार्य कौन है? तो मुद्रा का जो आकस्मिक कार्य है वो है सामाजिक आय का वितरण। मुद्रा का आकस्मिक कार्य है सामाजिक आय का वितरण। चौथा प्रश्न है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण अर्थविज्ञान चक्कर काटता है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? किसी अर्थशास्त्री के द्वारा यह कहा गया है कि मुद्रा धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण अर्थविज्ञान चक्कर काटता है। तो यह कथन है मार्शल का। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं अब पांचवा प्रश्न है, आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र से लिपटा हुआ है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? यह किसी अर्थशास्त्री का कथन है कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र से लिपटा हुआ है। तो यह जो कथन है यह कथन
है पीगू का। पीगू के द्वारा यह कथन कहा गया है कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र से लिपटा हुआ है। छठा प्रश्न है, मुद्रा ने दूर किया है। मुद्रा का जब से चलन हुआ है तब से मुद्रा ने क्या दूर किया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इससे पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, जो वस्तु विनिमय प्रणाली पहले प्रचलित थी, जब मुद्रा चलन में नहीं आया था, तो उस वस्तु विनिमय प्रणाली में लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि हमारे पास जो वस्तु होता था वो वस्तु किसी दूसरे का काम का नहीं होता था, और दूसरे के पास जो वस्तु होता था वो मेरे काम का होता है, तो हम दोनों एक साथ एक्सचेंज कर नहीं सकते थे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में इस पर काफ़ी परेशानियां थी, जिसको देखते हुए मुद्रा को लाया गया और अब विनिमय में आसानी हुआ है। तो मुद्रा ने किसको दूर किया है? तो मुद्रा ने वस्तु विनिमय प्रणाली कठिनाइयों को दूर किया है। सातवां प्रश्न है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह परिभाषा किसकी है? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा प्रोफेसर हार्टले विदर्स का है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, परिभाषा प्रोफेसर हार्टले विदर्स का है। आठवां प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री ने मुद्रा के कार्यों को 3 भागों में बांटा है? किस अर्थशास्त्री ने मुद्रा के कार्यों को 3 भागों में बांटा है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा प्रोफेसर किनले। प्रोफेसर किनले ने मुद्रा के कार्यों को 3 भागों में बांटा है। अगला जो पार्ट है वह है मुद्रा का वर्गीकरण तथा विशेषताएं। उसका पहला जो क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री ने वास्तविक मुद्रा को मुख्य मुद्रा कहा है? किस अर्थशास्त्री ने वास्तविक मुद्रा को मुख्य मुद्रा कहा है? तो इसका जो सही उत्तर होगा प्रोफेसर केन्स। प्रोफेसर केन्स के द्वारा यह कहा गया कि जो वास्तविक मुद्रा को मुख्य मुद्रा कहा है, प्रोफेसर केन्स के द्वारा। दूसरा जो प्रश्न है, निम्न में से किसे पूर्ण मुद्रा के नाम से पुकारा जाता है? निम्न में से किसे पूर्ण मुद्रा के नाम से पुकारा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पदार्थ मुद्रा को पूर्ण मुद्रा के नाम से पदार्थ मुद्रा को पुकारा जाता है। चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर से तीसरा प्रश्न। इस चैप्टर से जो तीसरा प्रश्न है वो है, जो मुद्रा में मूल्यवान नहीं होती लेकिन मूल्यवान मुद्रा का प्रतिनिधित्व करती है उसे क्या कहते हैं? जो मुद्रा में मूल्यवान नहीं होती लेकिन मूल्यवान मुद्रा का प्रतिनिधित्व करती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रतिनिधि मुद्रा, ऑप्शन ए। चौथा प्रश्न, अधिक जगह घेरती है। अधिक जगह घेरती है तो इसका सही उत्तर होगा धातु मुद्रा। धातु मुद्रा अधिक जगह घेरती है। पांचवा प्रश्न है, पत्र मुद्रा का अंकित मूल्य आंतरिक मूल्य से। पत्र मुद्रा का अंकित मूल्य आंतरिक मूल्य से बहुत अधिक होता है। पत्र मुद्रा का अंकित मूल्य आंतरिक मूल्य से बहुत अधिक होता है। छठा जो प्रश्न है वो है, पत्र मुद्रा का अंकित मूल्य आंतरिक मूल्य के धातु मुद्रा का अंकित मूल्य आंतरिक मूल्य के बराबर होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। धातु मुद्रा का अंकित मूल्य आंतरिक मूल्य के बराबर होता है। सातवां प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री ने मुद्रा को 4 भागों में बांटा है? किस अर्थशास्त्री ने मुद्रा को 4 भागों में बांटा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर केन्स के द्वारा। प्रोफेसर केन्स के द्वारा मुद्रा को 4 भागों में बांटा गया है। आठवां प्रश्न है, किस मुद्रा को कानूनी स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है? किस मुद्रा को कानूनी स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऐच्छिक मुद्रा को। ऐच्छिक मुद्रा को कानूनी स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है। नवा प्रश्न है, किस प्रकार की मुद्रा में मुद्रास्फीति का भय नहीं रहता है? किस प्रकार की मुद्रा में मुद्रास्फीति का भय नहीं रहता? इसका सही उत्तर हो जाएगा धातु मुद्रा में। 10वां प्रश्न है, छोटी छोटी रकमों के भुगतान करने में उपयुक्त है? तो छोटी छोटी रकमों के भुगतान में विधिग्राह्य मुद्रा उपयुक्त है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं अगला जो है, मुद्रा के मूल्य एवं परिमाण सिद्धांत। इसका पहला प्रश्न है, वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को हम व्यक्त करते हैं। वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को हम व्यक्त करते हैं मुद्रा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न है, मुद्रा के मूल्य से हमारा अभिप्राय है। तो मुद्रा के मूल्य से हमारा अभिप्राय है सेवाओं की
मुद्रा के मूल्य से हमारा अभिप्राय है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वस्तुओं की उस मात्रा से है जो मुद्रा की एक इकाई से प्राप्त होती है। वस्तुओं की उस मात्रा से है जो मुद्रा की एक इकाई से प्राप्त होती है। तीसरा प्रश्न है, थोक मूल्य में वस्तुओं के प्रचलित मूल्य को कहते हैं। थोक मूल्य में वस्तुओं के प्रचलित मूल्य को कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा सही थोक मूल्य। चौथा जो प्रश्न है वो है, चौथा प्रश्न है, मजदूरों की मजदूरी के आधार पर जो मूल्य निश्चित किया जाता है उसे कहते हैं। मजदूरों की मजदूरी के आधार पर जो मूल्य निश्चित किया जाता है उसे श्रम मूल्य कहा जाता है, ऑप्शन सी। पांचवा प्रश्न है, मुद्रा का मौलिक कार्य है। मुद्रा का मौलिक कार्य क्या है? तो मुद्रा का मौलिक कार्य है विनिमय का माध्यम। तो मुद्रा का मौलिक कार्य हो गया विनिमय का माध्यम। छठा प्रश्न है, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में अवहेलना की गई है। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में अवहेलना की गई है किसकी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मांग की। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में अवहेलना की गई है तो मांग की। सातवां प्रश्न है, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की है। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर फीसर के द्वारा। प्रोफेसर फीसर के द्वारा मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की गई। आठवां प्रश्न है, परिमाण सिद्धांत का आदान प्रदान दृष्टिकोण किस अर्थशास्त्री के नाम से जुड़ा हुआ है? परिमाण सिद्धांत का आदान प्रदान दृष्टिकोण किस अर्थशास्त्री के नाम से जुड़ा हुआ है? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ही, प्रोफेसर फीसर के द्वारा ही। नौवां प्रश्न है, फीसर द्वारा प्रतिपादित समीकरण है। तो फीसर के द्वारा जो प्रतिपादित समीकरण है वो है P बराबर mv बट्टा टी। फीसर द्वारा प्रतिपादित समीकरण है P बराबर mv बट्टा टी। 10वां प्रश्न है, फीसर के अनुसार अल्पकाल में T तथा V दोनों स्थिर है। फीसर के अनुसार अल्पकाल में T तथा V दोनों क्या है? तो स्थिर है। अब देखिए जो चैप्टर है वो है निर्देशांक। निर्देशांक, तो इसका पहला प्रश्न है, सूचकांक निर्माण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? सूचकांक निर्माण के लिए जो सबसे आवश्यक है वो है आधार वर्षों का चुनाव। सूचकांक निर्माण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो आधार वर्षों का चुनाव। दूसरा प्रश्न है, आधार वर्ष क्या है? तो आधार वर्ष क्या है? वास्तविक होना चाहिए। आधार वर्ष वास्तविक होना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, सूचकांकों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, वर्तमान की व्याख्या एवं भविष्य का पूर्वानुमान प्रस्तुत करता है, तो यह सही है, ये आंसर नहीं होगा। बी है आर्थिक वायु मापक यंत्र, यह भी सही है। सी दिया हुआ है आर्थिक विकास का सूचक, यह भी सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ही। सूचकांकों के निर्माण में वस्तु के गुणात्मक एवं मात्रात्मक पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निर्देशांक के निर्माण में आवश्यकता होती है। निर्देशांक के निर्माण में आवश्यकता होती है, तो इसका सही उत्तर होगा, वैसे इसका उत्तर होगा इनमें से सभी, लेकिन मैं ऑप्शन भी बता देता हूँ, आधार वर्ष के चयन, मूल्यों के संकलन की और भारों के संकलन की। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को फटाफट लाइक करके आगे देखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। पांचवा जो प्रश्न है वह है, देश में मुद्रा की क्रय शक्ति एवं वस्तुओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी मिलती है, तो इसका सही उत्तर होगा थोक मूल्य निर्देशांक से। देश में मुद्रा की क्रय शक्ति एवं वस्तुओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी मिलती है तो थोक मूल्य निर्देशांक से। मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन अब पार्ट है। इसका पहला प्रश्न है, मुद्रास्फीति की स्थिति में वस्तुओं का मूल्य। तो मुद्रास्फीति की स्थिति में वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मुद्रास्फीति की स्थिति में वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है। दूसरा प्रश्न है, मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा का मूल्य, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिरता है। मुद्रास्फीति वस्तु का मूल्य तो बढ़ता है लेकिन मुद्रा का मूल्य घट जाता है, मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। जब मुद्रा का स्फीति होता है, मुद्रास्फीति होता है, उस टाइम वस्तु का मूल्य बढ़ता है लेकिन मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। तीसरा प्रश्न है,
मुद्रा संकुचन के समय वस्तुओं का मूल्य होता है। मुद्रा संकुचन के समय वस्तुओं का मूल्य घटता है। मुद्रा संकुचन के समय वस्तुओं का मूल्य घटता है। चौथा प्रश्न, मुद्रा संकुचन के समय मुद्रा का मूल्य। तो जब मुद्रा का संकुचन होता है उस समय मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। ठीक अपोजिट है एक दूसरे का ये प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, मुद्रास्फीति के समय श्रमिकों को, तो मुद्रास्फीति के समय श्रमिकों को हानि होती है। मुद्रास्फीति के समय श्रमिकों को हानि होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। छठा प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री ने कहा है मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है और मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त? दोनों में संभवतः मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है। यह कथन है प्रोफेसर केन्स का। प्रोफेसर केन्स ने कहा है कि मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है और मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त। दोनों में संभवतः मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है। अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है। यह कथन है प्रोफेसर केन्स का। सातवां जो प्रश्न है वो है, मुद्रास्फीति के कारण उपभोक्ता वर्ग को, मुद्रास्फीति के कारण उपभोक्ता वर्ग को हानि होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आठवां प्रश्न है, मुद्रा संकुचन व्यवसायियों एवं उत्पादकों के लिए उत्पन्न करता है। तो हानि ही उत्पन्न करता है जब मुद्रा संकुचन होता है, तो व्यवसायियों और उत्पादकों के लिए। नौवां प्रश्न है, मुद्रा संकुचन का प्रभाव मजदूरों के लिए। तो मुद्रा संकुचन का प्रभाव मजदूरों के लिए क्या होता है? तो लाभदायक होता है। मुद्रा संकुचन का प्रभाव मजदूरों के लिए लाभदायक हो। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के कारण नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि मुद्रास्फीति का कारण नहीं है, लेकिन प्राकृतिक कारण, मौद्रिक और मानव निर्मित कारण सभी के सभी मुद्रास्फीति के कारण है। तो आज का वीडियो यहीं पर मैं समाप्त कर रहा हूं। कल भी एक वीडियो 8 बजे अपलोड होगा और वो कंप्लीट इस सब्सिडी पेपर को कर देगा। तो मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम से 4 वीडियो होगा, जिसे देखने के बाद आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। चैनल पर आप बने रहें। प्रत्येक रोज जब तक आपका एग्जाम है तब तक आपके लिए मैं 8 बजे कोई ना कोई वीडियो किसी न किसी सब्जेक्ट का लेकर आऊँगा। आप हमारे साथ बने रहें और अच्छा से प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू।